हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग सॉल्यूशंस। सो आज की वीडियो में हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सोसाइटी का एक और प्रैक्टिस पेपर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। सो जो पहला क्वेश्चन है वो है, द क्लाइंट इज टेकिंग स्ट्रेप्टोमाइसिन, आइसोनियाजाइड एंड रिफैम्पिसिलिन, which statement indicates toxicity to isoniazide? So the options are, my ears ring all the time. Option number B is, I have sharp pains in my legs. Option number C is, my urine is orange colored. And option number D is, I am having trouble at traffic lights. So इस क्वेश्चन में हमें पता है कि जो हमारे मेडिसिन दे रखी है वो मेडिसिन हम ट्यूबरक्लोसिस में देते हैं, एंड ये तीनों जो मेडिसिन है दे आर द फर्स्ट लाइन ऑफ एंटी ट्यूबरक्लोसिस थेरेपी। सो इनमें से जब पेशेंट बोलेगा कि आई हैव अ शार्प पेन इन माई लेग, सो द ऑप्शन नंबर बी शोज दैट द क्लाइंट इज हैविंग टॉक्सिसिटी टू आइसोनियाजाइड। जो हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है, सो ड्यू टू द साइड इफेक्ट ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन इज लाइक माय ईयर्स रिंग ऑल द टाइम। इसमें क्या है कि पेशेंट की जो हमारी एट्थ क्रेनियल नर्व है वो डैमेज हो सकती है, उसकी वजह से पेशेंट को हियरिंग लॉस या हियरिंग इम्पेयरमेंट होगी। रिफैम्पिसिलिन की वजह से द पेशेंट विल कंप्लेन कि मेरा जो यूरिन है वो ऑरेंज कलर का है। आइसोनियाजाइड की वजह से जो मेन हमारा साइड इफेक्ट आता है वो आता है पेरिफेरल न्यूराइटिस। तो इसलिए जो पेशेंट है वो शार्प पेन इन माई लेग्स की कंप्लेन करेगा। एंड आई एम हैविंग ट्रबल एट ट्रैफिक लाइट, सो ये पेशेंट तब करेगा जब पेशेंट को इथाम ब्यूटोल से साइड इफेक्ट हो रहा है, बिकॉज इथाम ब्यूटोल से जो कलर विजन है पेशेंट की वो अफेक्ट होती है। Now the next question. The next question is, 40-year-old woman is admitted in labor with high blood pressure, edema and proteinuria. She is started on magnesium sulfate. The nurse caring for her should be sure to keep which drug at the bedside. So again 40-year female है, लेबर के टाइम पे एडमिट हुई है और उसको प्री एक्लेम्शिया के सिम्टम्स हैं, क्योंकि प्री एक्लेम्शिया में द पेशेंट विल बी प्रेजेंट विद हाई ब्लड प्रेशर, एडिमा विल बी देयर एंड प्रोटीन यूरिया विल बी देयर। सो पेशेंट को मैग्नीशियम सल्फेट स्टार्ट किया है, तो पेशेंट के साइड में कौन सा ड्रग है जो रेडी करके रखना चाहिए? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कैल्शियम ग्लूकोनेट, because calcium gluconate is the antidote for magnesium sulfate toxicity। एंड हम मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी की बात करते हैं तो उसमें हमें तीन चीजें देखते हैं। एक है हमारा यूरिन आउटपुट लेस देन 30 ml per hour, then the respiratory rate, the respiratory depression will be there, so the respiration जो rate होगा patient का that will be less than 14 breaths per minute, and जो third symptom है that is absence of knee jerk reflex। Now the next question is, a man who has diabetes complaint of hunger, is pale, shaky and perspiring and has cool skin. What is the most appropriate initial action for the nurse? So we all know कि diabetic patients are at a risk of hypoglycemic। सो हंगर हो गया, पेल, शेकी एंड पेशेंट इज स्वेटिंग, कूल स्किन है, तो ये किस चीज के सिम्टम है? दिस इज द सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, मींस when the patient sugar level is less than 70 mg per deciliter। तो whenever the patient is present with hypoglycemia, so हमें क्या करना है? We have to give the क्लाइंट जूस टू ड्रिंक, ठीक है, क्योंकि इसमें शुगर है, हम पेशेंट को देंगे तो पेशेंट का जो हाइपोग्लाइसीमिया है वो हम ट्रीट कर सकते हैं। एंड इसको देने के बाद वी हैव टू चेक द आरबीएस ऑफ द पेशेंट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टू गिव द client juice to drink। Now the next question is, the nurse checks the lab value of a newly admitted client, and what she sees that the RBC of the client is 4 million per mm cube, WBC is 1500 per mm cube, platelets are 40,000 per mm cube. So what nursing action are indicated because of these lab values? So the options are, option number A is keep the client on bed rest and protective isolation. Option number B is plan for protective isolation and do not give injections. Option number C is keep the client on bed rest and avoid trauma. And option number D is
there are no special nursing actions indicated. So अगर हम लैब वैल्यूज की बात करते हैं तो RBCs आर नॉर्मल रेंज, whereas WBC पेशेंट को ल्यूकोपीनिया है, जो हमारा WBC है वो कम है, and patient is present with thrombocytopenia because platelet level are also less. Normal platelet level is 1,50,000 to 4 lakh पर mm³ और पेशेंट का कितना है 40,000, तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, so patient is at a risk of bleeding. Secondly, WBC 4,000 से 11,000 are the normal value. So already leukopenia है, कम हो रखे हैं WBC. So patient is at a risk of getting infection. So हमने इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना है और ब्लीडिंग को प्रिवेंट करना है. तो इनमें जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज प्लान फॉर प्रोटेक्टिव आइसोलेशन, ताकि पेशेंट को क्रॉस इन्फेक्शन ना हो, एंड डू नॉट गिव इंजेक्शन, ताकि हम ब्लीडिंग को प्रिवेंट कर सकें. तो हमने being a nurse, ये जो होगा, this is our priority nursing action. Now the next question is, an adult is admitted to detoxification unit for withdrawal from alcohol. Which medication does the nurse expect with the ordered for the client upon admission? So the options are, option number A is thiamine, option number B is Antabuse, option number C is ascorbic acid, and option number D is Dilantin. So the patient who are present with alcoholic withdrawal symptoms or alcoholic intoxication, thiamine is the drug of choice, that is vitamin B1. अब हमें thiamine क्यों देनी चाहिए? क्योंकि जो हमारे alcoholic patients होते हैं, they are at the risk of developing Wernicke's encephalopathy. तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमने पेशेंट को थाइमिन देना है. एंड वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी में पेशेंट को क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? पेशेंट को कंफ्यूजन होगा, एटेक्सिया होगा, एंड इसी के साथ साथ एक और जो कॉम्प्लिकेशन है, डेट इज कोर्साकॉफ सिंड्रोम, जिसमें कि पेशेंट को मेमोरी इम्पेयरमेंट होगा और एमनीशिया होगा. तो इन दोनों चीजों से प्रिवेंट करने के लिए थाइमिन देना पेशेंट को जरूरी है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच टेस्ट for diabetes measure the long-term management of the disease? And the options are, option number A is fasting blood sugar, option number B is glucose tolerance test, option number C is finger stick glucose test, and option number D is glycosylated hemoglobin. So इसमें जो correct answer है, that is option number D, glycosylated hemoglobin, जिसको हम HbA1c भी बोलते हैं. और ये जो टेस्ट है, ये हम पेशेंट का आफ्टर एवरी 3 मंथ और 90 डेज करते हैं टू चेक द लेवल ऑफ द ग्लूकोज इन द ब्लड. इसमें हमें क्या पता लगेगा? जो हमारे आरबीसीज हैं उनके साथ कितना ग्लूकोज है जो वो बाउंड हो रहा है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए सिली टेस्ट हैज बीन ऑर्डर फॉर अ क्लाइंट. व्हाट इज द नर्सेस प्रायोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू द दिस टेस्ट? सो ये जो टेस्ट है, इसमें मेन क्या करना है? What is the main nursing responsibility? So the option number A is collect the blood sample. Option number B is collect a 24-hour urine sample. Option number C is assist the client to X-ray, and option number D is administer an enema. So जो हमारा शिलिन टेस्ट होता है, ये बेसिकली हम विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन को देखने के लिए करते हैं कि जो पेशेंट है उसमें विटामिन B12 डेफिशिएंसी है तो वो किस वजह से है, कि विटामिन B12 एब्जॉर्ब हो रहा है कि नहीं हो रहा है. तो इसमें हम पेशेंट को ओरली रेडियो हमारा जो विटामिन B12 होगा वो हम टैबलेट खिलाएंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि यूरिन में उसका सिक्रीशन है कि नहीं है, कि वो एब्जॉर्ब हो पा रहा है कि यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो रहा है. तो उसके लिए फिर हम पेशेंट का 24-hour यूरिन टेस्ट, यूरिन सैंपल लेंगे. Now the next question is, kangaroo mother care is a way of protecting the baby from, and the options are hypoglycemia, option number B is hyperglycemia, option number C is hypothermia, and option number D is hypothermia. So kangaroo mother care, it is an effective way of protecting the baby from hypothermia. Mainly जो बच्चे preterm हैं और low birth weight babies हैं, उनमें हम KMC देते हैं, एंड इसमें मदर का स्किन टू स्किन कांटेक्ट विल बी प्रोवाइडेड टू द बेबी, ताकि बच्चों को हाइपोथर्मिया ना हो. क्योंकि बच्चों में जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, जो कि हमारा थर्मामीटर टेम्परेचर रेगुलेशन करता है, वो
अभी डेवलप्ड नहीं होता है, तो दे आर एट द रिस्क ऑफ हाइपोथर्मिया. So that's why KMC is given to the preterm babies and low birth weight babies. Now the next question is, drug to be given during diarrhea is, and the options are option number A is cotrimazole, option number B is zinc, option number C is nalidixic acid, and option number D is cefixime. So the option number correct answer is option number B, that is zinc. So zinc is given to the baby who are suffering from diarrhea for 14 days. ORS के साथ साथ हमने जिंक टैबलेट्स देनी है 14 डेज के लिए. द चिल्ड्रन हु आर लेस देन 1 ईयर उनमें हम 10 mg देते हैं हाफ टैबलेट, एंड द चिल्ड्रन हु आर मोर देन 2 ईयर्स, सॉरी 1 ईयर्स, उनमें हम 20 mg देते हैं फुल टैबलेट. एंड जिंक क्या करता है, जिंक विल रिड्यूस द एपिसोड्स ऑफ डायरिया. Now the next question is, what is pulse deficit? So for the options are, option number A is difference between pulse and blood pressure. Option number B is difference between radial pulse and apical pulse. Option number C is difference between radical pulse and carotid pulse. And option number D is none of the above. So the correct answer is, pulse deficit is defined as the difference between radial pulse and apical pulse. And basically the patients who are having arrhythmia, we can see the patient with pulse deficit. Dysarrhythmia, sorry. Now the next question is, what is the correct temperature used in autoclave method to sterilize instrument? And the options are, option number A 40 degrees Celsius for 10 minutes. Option number B is 100 degrees Celsius for 25 minutes. Option number C is 126 degrees centigrade for 20 minutes. And option number D is 121 degrees centigrade for 30 minutes. So for autoclave, the ideal temperature is option number D, that is 121 degrees centigrade for 30 minutes. Now the next question is, what is the appropriate time for the nurse to obtain the sputum specimen for culture? And the options are early in the morning. Option number B is after the patient eats a light breakfast. Option number C is after aerosol therapy, and option number D is after chest physiotherapy. So for this, the correct answer is option number A, that is early in the morning. तो हमने पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि अर्ली इन द मॉर्निंग सिर्फ अपने माउथ को रिंस करके स्पूटम कलेक्ट करना है, एंड ब्रश नहीं करना है, कुछ खाना नहीं है. Now the next question is, projectile vomiting is classical symptom of which of the following disease? And the options are, option number A is pyloric stenosis, option number B is rheumatic fever, option number C is acute respiratory distress syndrome, and option number D is gas gangrene. So pyloric stenosis जो है, that is the correct answer. प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग उन केसेस में हमें मिलती है. पाइलोरिक स्टेनोसिस क्या है कि पाइलोरस जो कि हमारे स्टमक का लास्ट पार्ट है, एंड जो हमारा ड्यूडेनम है, दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके बीच में देयर विल बी द नैरोइंग. तो इसलिए जो बेबी वॉमिट करेगा दैट विल बी प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, बट उसमें कोई भी बाइल प्रेजेंट नहीं होगा. इट इज नॉन बाइल इन नेचर. Now the next question is, gradually increasing pain, weakness and numbness in the hand or wrist that radiate up the arm suggest amyotrophic lateral sclerosis. Option number B is carpal tunnel syndrome. Option number C is Bell's palsy. And option number D is dystonia. So the correct answer is carpal tunnel syndrome due to the compression of medial nerve. So जो लोग बहुत लंबे टाइम तक टाइपिंग करते हैं, जो वर्कर्स हु आर वर्किंग ऑन लैपटॉप्स, उनमें कार्पल टनल सिंड्रोम हमें मिलेगा. एंड इसमें जो हमारी मीडियल नर्व होती है वो कंप्रेस हो जाती है, उसकी वजह से जो पेशेंट होगा उसमें पेन होगी, वीकनेस होगा एंड नमनेस होगा ऑफ द हैंड एंड रिस्ट. Now the next question is, intraocular pressure is measured with an instrument called, and the options are tonometer, manometer, oculometer or perimeter. So for this, the correct answer is option number A, that is tonometer. So tonometer is used for measuring intraocular pressure in the patient. Now the next question is, burn injury to which of the following area considered to be largest area as per rule of 9? And the options are, option number A is anterior upper chest, option number B is face and neck, option number C is right leg, and option number D is left arm.
सो इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज राइट लेग, बिकॉज राइट लेग कंसिस्ट ऑफ 18%. अगर हम रूल ऑफ 9 देखते हैं, सो बैक ऑफ द हेड इज 4.5 एंड फ्रंट ऑफ द हेड इंक्लूड फेस इंक्लूडिंग नेक इज 4.5. सो जो हमारा फेस है वो 9% बनाता है. अगर हम एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ट्रंक की बात करते हैं तो एंटीरियर trunk make 18% and posterior again 18%. एंड आर्म्स जो है हमारी 9% होती है. आगे वाला एरिया 4.5, पीछे वाला एरिया भी 4.5, तो मिलके 9.5 बनाएंगे. जो हमारी लेग्स होती हैं, लेग्स हमारी पोस्टीरियर लेग 9%, एंटीरियर लेग 9 अगेन 9%. सो टोटल जो लेग होगा दैट विल बी 18%. तो अगर हम इसमें देखते हैं तो अपर anterior upper chest, so anterior upper chest make 9%, face and neck again 9%. राइट लेग जो होगी, इन्होंने लिखा नहीं है कि एंटीरियर है कि पोस्टीरियर है, जस्ट दे हैव मेंशन राइट लेग. तो राइट लेग हमारी 18% बनाएगी, और हमारा जो लेफ्ट आर्म होगा अगेन दैट विल मेक 9%. सो इसमें जो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट एरिया है दैट इज राइट लेग. Now the next question is, barrel chest is seen in which condition? And the options are, option number A is pneumonia, option number B is rickets, option number C is cardiac failure, and option number D is emphysema. So the right answer is option number D, that is emphysema. So basically in the patients who are present with COPD, chronic obstructive pulmonary disease होती है जिनमें, so due to the hyperinflated लंग्स, अगर हमारे लंग्स में एयर जो है वो ओवरफिल्ड हो जाए तो उसकी वजह से क्या है कि जो हमारी रिब केज होगी वो एक्सपैंड हो जाएगी. तो जो हम जब देखेंगे पेशेंट की चेस्ट देखेंगे तो उस टाइम पे इट विल बी सीम लाइक अ बैरल चेस्ट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर Monday fever is the other name for, and the options are asbestosis, option number B is byssinosis, option number C is silicosis, and option number D is anthracosis. So the Monday fever is the other name for byssinosis, that is also known as brown lung disease. and इसमें क्या है कि जो पेशेंट है जो कॉटन पार्टिकल, जो कॉटन डस्ट की इनहेलेशन की वजह से इनको बाइसिनोसिस हो जाता है, जिसको कि हम मंडे फीवर भी बोलते हैं. और जो एक होता है बैगासोसिस, बैगासोसिस इज ड्यू टू द इनहेलेशन ऑफ शुगर केन डस्ट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, hyperkalemia lead to what change in ECG? तो hyperkalemia is the increase in the level of potassium in blood. So इसकी वजह से ECG में क्या चेंज आएगा? Inverted T wave will be there, tall T wave, prolonged QT interval or wide QRS interval. So due to hyperkalemia, we will see a tall T wave. So option number B is the correct answer. Now the next question is, elevated level of anti-streptolysin O are seen in, and the options are subacute endocarditis, option number B is ventricular septal defect, option number C is rheumatic fever, and option number D is cardiomyopathy. So the correct answer is option number C, that is rheumatic fever. So due to streptococcus B, staphylococcus streptococcus bacteria, rheumatic fever होगा, and rheumatic fever again will lead to rheumatic heart disease, जिसकी वजह से पेशेंट में valvular disorders हो सकते हैं. तो हमारा जो एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिस O है that will be present in rheumatic fever. Now the next question is, a client has been admitted with diagnosis of acute lymphoblastic leukemia and on chemotherapy. Which of the following should be monitored to assess the patient for the development of life-threatening thrombocytopenia? So we all know कि कीमोथेरेपी है पेशेंट की चल रही है, तो कीमोथेरेपी की वजह से इम्यूनो सप्रेसेंट हो जाएगा. कीमोथेरेपी इज इम्यूनो सप्रेसेंट इन नेचर, तो उसकी वजह से पेशेंट विल बी एट अ रिस्क ऑफ डायरिया, रिकरेंट इन्फेक्शन, और जो हमारे ब्लड सेल्स होते हैं ऑल आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट, उनका लेवल भी कम हो जाएगा. सो इसमें लाइफ थ्रेटनिंग थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की वजह से क्या होगा, द पेशेंट विल बी एट द रिस्क ऑफ डेवलपिंग हीमोचूरिया, बिकॉज हीमोचूरिया शोज ब्लड इन यूरिन. इसका मतलब कि पेशेंट को कहीं ना कहीं इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, मेनली इन द किडनी, उसकी वजह से हीमोचूरिया इज देयर. सो दिस इज द लाइफ थ्रेटनिंग thrombocytopenia. Now the next question is,
The nurse is checking patency of a new right arm AV fistula. What should be the action of the nurse in this condition? So first is auscultate the right brachial pulse. Option number B is auscultate and palpate the right radial pulse. Option number C is measure blood pressure in the right arm, and option number D is palpate for thrill and auscultate root over the fistula. So fistula, we know it is a between the artery and the vein, joining of the artery and the vein, and mainly हम dialysis patient में ये करते हैं. So to check the patency of the fistula, option number D is the correct answer. The nurse should check the palpate for the thrill and auscultate for blood over the fistula. So that will show कि जो हमारा fistula है वो जो है वो patent है. Blood flow is proper in that area. Now the next question is, what are the signs and symptoms of Cushing syndrome other than obesity? And the options are abdominal stray and ankle enlargement. Option number B is large thighs and upper arms. Option number D is posterior neck fat pad and thin extremities, and option number D is flabby abdomen and large hips. So Cushing syndrome, again, it is a disorder, endocrine disorder that is related to adrenal gland. So इसमें हमने पढ़ा है कि पेशेंट को ओबेसिटी होगी, इसी के साथ पेशेंट को the patient will have moon-like face and the patient will have buffalo hump due to excessive fat accumulation. So इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है that is posterior neck fat pad, जो कि एक वो बनाएगा, buffalo hump बनाएगा. तो और the patient will have thin extremities, क्योंकि जो हमारा फैट होगा वो ज्यादा बैक में, एब्डोमेन में और फेस पे accumulate हो जाएगा. So option number C is the correct answer. Now the next question is, McEwen sign is an indicator of. Option number A is cerebral palsy. Option number B is mental retardation. Option number C is hydrocephalus, and option number D is meningitis. So the correct answer is option number C, that is hydrocephalus. McEwen sign is also known as crackpot sign. मतलब कि जब हम पेशेंट के फ्रंटल, सेजाइटल और टेम्पोरल जॉइंट पे टैप करेंगे तो हमें क्रैकपॉट लाइक साउंड सुनाई देगी. तो ड्यू टू द इंक्रीज आईसीपी, क्योंकि हाइड्रोसेफेलस में पेशेंट का जो बच्चे का जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो इंक्रीज हो रहा है, तो उसकी वजह से देयर विल बी क्रैकपॉट साउंड. सो इट इज नोन एज मैकवन साइन. Where in meningitis we will see Kernick sign and Brzezinski sign. Now the next question is, painful extension of knee when the thigh is flexed at the hip and knee at 90-degree angle is known as, and the options are positive Kernick sign, option number B is positive Brzezinski sign, option number C is positive Babinski sign, and option number D is positive Homan sign. So the correct answer is option number A, that is positive Kernick sign, which is a main sign for meningitis. So due to the meningeal इरिटेशन, पेशेंट को जब हम पेशेंट का नी और हिप फ्लेक्स होगा, जब हम उसको एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे तो पेशेंट को पेन होगी. एंड ऑलरेडी मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया था कि मैंने मेडिकल साइंस के ऊपर 2 वीडियोस बनाई हैं, जिसका कि मैंने लिंक अपनी पुरानी वीडियो पे कमेंट में पिन कर रखा है. आप वहां पे जाके बाकी जो और साइन है उनके बारे में पढ़ सकते हैं. Now the next question is, which of the following is a symptom of increasing intracranial pressure that should be reported immediately to the healthcare worker? And the options are on constricted pupil, decreased level of consciousness, narrowing pulse pressure और bradyapnea. So इसमें जो option number D है, that is bradyapnea, is the sign of increasing intracranial pressure. and हम intracranial pressure के लिए कुशिंग ट्रायड पढ़ते हैं. क्रूशिंग ट्रायड में क्या होता है कि देयर विल बी वाइडनिंग पल्स प्रेशर विद हाइपरटेंशन. जो पेशेंट का सिस्टोलिक बीपी होगा वो बहुत ज्यादा बड़ा होगा, उसकी वजह से जो पल्स प्रेशर है वो वाइड हो जाएगा. देन ब्रेडिकार्डिया होगा पेशेंट को, एंड इरेगुलर रेस्पिरेशन, दैट इज मोस्ट कॉमनली ब्रेडीएपनिया. सो इन तीनों साइंस को हम क्या बोलते हैं? कुशिंग ट्रायड. एंड द पेशेंट विद आईसीपी विल बी प्रेजेंट विद डायलेटेड प्यूपिल एंड वाइडनिंग पल्स प्रेशर. नैरो नहीं होगा, वाइड होगा पल्स प्रेशर. एंड द डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इज ऑल्सो प्रेजेंट, बट अगेन इट डिपेंड अपॉन द कि कितना इंटरक्रेनियल प्रेशर जो पेशेंट का वो इंक्रीज हुआ है. तो सबसे पहले हमेशा हम देखते हैं कि हमें रेस्पिरेशन को मेंटेन करना है. सो दैट्स व्हाई ब्रेडीएपनिया, दैट इज डिक्रीज इन द नंबर ऑफ ब्रेथ, उसको हम हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इमीडिएटली इन्फॉर्म करेंगे. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
When caring for the patient admitted with Guillain-Barré syndrome, GB syndrome, which nursing diagnosis should take priority? And the options are anxiety, impaired gas exchange, option number C is imbalanced nutrition, or option number B is impaired mobility. So the correct answer is option number B, that is impaired gas exchange. Because जो हमारा GB syndrome है, it is an autoimmune disorder resulting in progressive muscle weakness due to damaged nerve. तो इसमें जो हमारी पेशेंट होगा, द पेशेंट विल बी प्रेजेंट विद मसल वीकनेस. तो उसकी वजह से जो डायफ्रेगमेटिक वीकनेस विल बी देयर ड्यू टू फ्रेनिक नर्व इन्वॉल्वमेंट. सो इसीलिए पेशेंट का जो इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज है दैट विल बी देयर. और अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम जो पेशेंट जीबीएस सिंड्रोम के प्रेजेंट होते हैं इन द हॉस्पिटल, दे आर पुट ऑन मैकेनिकल वेंटिलेशन बिकॉज ऑफ द रेस्पिरेटरी मसल और ओरोफेरेंजियल वीकनेस. सो इसलिए इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज विल बी द प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस. Now the next question is, severe vomiting in pregnancy is known as nausea, hyperemesis gravidarum. Option number C is morning sickness and option number D is none of the above. So the correct answer is hyperemesis gravidarum, and it is very important to treat the hyperemesis gravidarum क्योंकि इसकी वजह से मदर को dehydration हो सकती है and the mother may go into metabolic acidosis stage. Now the next question is, postpartum hemorrhage is loss of blood which is more than 800 ml, 500 ml, 100 ml or 900 ml. So the correct answer is option number B, that is 500 ml. Now the next question is, clinical feature of identiform mole is, which is also known as molar pregnancy, that is snowstorm appearance in ultrasound, elevated level of HCG, absence of fetal parts and fetal heart rate, and the option number D is all of the above. So in the identiform mole, the mother will have all these symptoms. ठीक है, उसमें HCG का level increase होगा, absence of fetal fetal parts and fetal heart sound, and जब ultrasound करेंगे तो उसमें snowstorm appearance will be there. Now the next question is, Rh negative mother should receive dash globulin, and the options are Rho M globulin, Rhd immunoglobulin, lecithin or sphingomyelin, and option number D is acetylcholine cholinesterase and the acetylcholine esterase. And the options and the correct answer is option number B, that is Rhod immunoglobulin. And the options why, so the mother who is having Rh negative mother, मतलब जिनका like blood group है A negative, B negative और AB negative, O negative, उनको हम बोलेंगे Rh negative mother. तो she should receive Rhod immunoglobulin, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंटी डी इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं. ठीक है, ये मदर को हमने क्यों देना है कि अगर मदर नेगेटिव है और जो बेबी है अगर वो पॉजिटिव है, बेबी फॉर एग्जांपल मदर ए नेगेटिव है, बेबी ए पॉजिटिव है, तो उस केस में हमने मदर को इंट्रामस्कुलरली 300 माइक्रोग्राम लगाना है विद इन 72 आवर्स ऑफ चाइल्ड बर्थ. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, edema is a sign in which of the following nutritional deficiency, and the options are, option number A is Kwashiorkor, option number B is marasmus, option number C is underweight, and option number D is nutritional dwarfism. So the option correct answer is option number A, that is Kwashiorkor. Already हमें पता है कि प्रोटीन एनर्जी malnutrition होता है अंडर 5 चिल्ड्रन में, जो कि दो तरह का होता है, मरासमस एंड क्वाशकर. क्वाशकर में प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है बट बच्चे को एनर्जी प्रॉपर मिलती है, लेकिन मरासमस में बच्चे की प्रोटीन डेफिशिएंसी भी है और एनर्जी डेफिशिएंसी भी है. सो क्वाशकर में ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन edema will be there. Now the next question is, the most important cause of diarrhea in infant and children is, option number A is E. coli, option number B is due to rotavirus, option number C is due to salmonella, and option number D is vibrio cholera. So बच्चों में जो cause of diarrhea है, that is option number B, rotavirus. और इसके प्रिवेंशन के लिए ऑलरेडी वी आर गिविंग रोटा वैक्सीन इन द इम्यूनाइजेशन शेड्यूल. ठीक है, जो कि हम 6 वीक्स, 10 वीक्स एंड 14 वीक्स पे बच्चों को रोटा वैक्सीन 5 ड्रॉप्स ओरली देते हैं फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डायरिया. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
Transesophageal fistula should be suspected in the neonate immediately after birth if one of the following is present. And the options are jaundice. Option number B is bile stained vomitus. Option number C is absence of sucking. And option number D is excessive amount of frothy saliva in the mouth. So the child who will be present with the transesophageal fistula at the birth will have option number D, that is excessive amount of frothy saliva in the mouth. Now the next question is, which among the following activity is compromised in a newborn baby with cleft lip? So the options are sucking reflex, option number B is swallowing, option number C is respiration, and option number D is facial expression. So the correct answer is option number A, that is sucking reflex, because जो हमारे lips हैं वो suck करने में हमें help करते हैं. तो already baby को cleft lip है तो वो suck नहीं कर पाएगा. So sucking is the activity compromised in baby with cleft lip, and swallowing will be compromised in baby with cleft palate. Now the next question is, what is the therapeutic blood lithium level in the body? And the option is 1 to 3 milliequi per liter. Option number B is 2 to 4 milliequi per liter. Option number C is 0.8 to 1.2 milliequi per liter, and option number D is 0.1 to 1 milliequi per liter. So lithium हम basically बाइपोलर डिसऑर्डर में देते हैं, ठीक है, मैनिक पेशेंट्स में हम देते हैं. एंड इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 0.8 टू 1.2 मिली इक्वी पर लीटर. Now the next question is, what is the normal intracranial pressure? And the options are 20 to 30 mm of Hg. Option number B is 30 to 40 mm of Hg. Option number C is 5 to 15 mm of Hg, and option number D is 0 to 10 mm of Hg. So the correct answer is option number C, that is 5 to 15 mm of Hg, and the intracranial pressure more than 50 shows increased ICP. Now the next question is, brain damage caused by accumulation of abnormal level of bilirubin in the brain is known as, and the options are jaundice, option number B is kernicterus, option number C is isoimmunization, and option number D is sepal hematoma. So due to the excessive bilirubin, the bilirubin can cross the blood-brain barrier and get accumulated in the brain, and it will cause kernicterus in the baby. That is option number B. Now the next is, which of the following is not a symptom of depression? And the options are loss of interest in daily activity. Option number B is delusion of guilt. Option number C is suicidal ideas, and option number D is delusion of grandiosity. So depression में the patient will be present with hopelessness, worthlessness and helplessness. ये तीन चीजें उसमें होंगी. Whereas the option number D, that is delusion of grandiosity, it is a symptom of mania. Means the patient है जिनको mania की problem है, means उनमें delusion of grandiosity होगा. So option number D is not a symptom of depression. Now the next question is, a 25-year-old woman complained of intense depressed mood for 6 months with inability to enjoy previous pleasurable activities. This symptom is known as, and the options are anhedonia. Option number D is avulsion. Option number C is apathy. And option number D is amotivation. So the correct answer is option number A, that is anhedonia. So anhedonia is the loss of pleasure in the previous activities. मतलब जो पर्सन पहले एक्टिविटीज करके उसे खुशी मिलती थी, अब अगर वो वही एक्टिविटीज करता है तो उसे खुशी नहीं मिलती है. So that term is known as anhedonia. Now the next question is, irrational fear related to closed spaces is known as, option number A is acrophobia, option number B is agoraphobia, option number C is claustrophobia, and option number D is nosophobia. So it is the irrational fear that is related to closed spaces is known as claustrophobia. Now the next question is, a young lady is present with history of repeated episode of overeating, that is binge eating, followed by purging using laxative, and she probably suffering from, option number A is bulimia nervosa, option number C is B is schizophrenia, option number C is anorexia nervosa, and option number D is benign eating disorder. मतलब कि पहले जो लेडी है वो बहुत ज्यादा खा रही है, फिर उसको पछतावा होता है कि मैं तो बहुत ज्यादा खा लिया, मेरा वेट बढ़ जाएगा, तो फिर वो पर्क करती है, ठीक है, वॉमिट करने की मतलब
वॉमिट इंड्यूस करती है बाय यूजिंग लैक्सेटिव और फिंगर के थ्रू वॉमिट करने की कोशिश करेगी, और तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं बुलिमिया नर्वोसा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। वेयर इज एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या है कि जो हमारा पेशेंट होगा वो अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए कि वो कहीं मोटा ना हो जाए, उसके दिमाग में एक ही चीज रहेगी कि मैं मोटी हो रही हूँ, मोटी हो रही हूँ, तो वो खाना नहीं खाएगी, स्टारवेशन करेगी लंबे टाइम के लिए, तो दैट इज एनोरेक्सिया नर्वोसा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड बाकी और वीडियो लेके मैं आऊंगी आपके साथ। थैंक यू सो मच।